नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और मूल अधिकारों में अंतिम मूल अधिकार हम करने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार हेडिंग याद रखिएगा, आर्टिकल 32 याद रखना। अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार के बारे में बात करता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो मूल अधिकार पढ़े वो शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े, अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ा। उसके बाद हमने धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार पढ़े, जिसमें हमने अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 पढ़े। फिर हमने शिक्षा और संस्कृति के मूल अधिकार पढ़े, जिसमें हमने 29 और 30 को पढ़ा। 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो वो आर्टिकल 31 आपको याद नहीं करना मूल अधिकारों में। और अब हम आ रहे हैं 32, अंतिम मूल अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 आप याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है ये, सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार इसे आप कह सकते हो। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्योंकि इसके बिना जो आपके बाकी के जितने भी मूल अधिकार है ना, वो सब फालतू हो जाएंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर ये मूल अधिकार नहीं है ना, तो बाकी जितने भी अभी आपने पढ़े, आर्टिकल 14 पढ़ा, आपने 15 पढ़ा, वो सब अर्थहीन हो जाएंगे, सब शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको दिया गया है। लेकिन ये जो 32 है ना, ये कहता है कि आपके मूल अधिकार का हनन होने पर आपके पास उपचार क्या है, ये उपचार बताता है। अनुच्छेद 32 जो है ना, ये आपको क्या बताता है? ये उपचार बताता है। ये कहता है कि आपको जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा तब आप कहाँ जाएंगे। ये बात कौन कहता है? ये आपका अनुच्छेद 32 कहता है। तो लिखेंगे इसमें, मूल अधिकारों के हनन या लिख दो उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति के पास क्या उपचार बचता है, क्या उपचार बचता है, ये मूल अधिकार हमें बताता है। मूल अधिकार हमें बताता है, ये मूल अधिकार हमें बताता है। क्या बताता है? कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये मूल अधिकार हमें बताता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन सा आर्टिकल बताता है आपको? 32 बताता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आपको जो अनुच्छेद 14 ने मूल अधिकार दिया है, विधि के समक्ष क्षमता होगी। अनुच्छेद 15 कहता है कि आपके साथ कोई भेदभाव कहीं पर भी आपकी जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा। 16 भी आपको ऐसा ही कुछ बताता है। 17 कहता है कि आपके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं हो सकता। ठीक है। 21 आपको राइट टू लाइफ देता है। उनमें से किसी का भी, इन किसी भी मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप क्या करोगे? ये रास्ता बताने का काम कौन करता है? ये रास्ता बताने का काम अनुच्छेद 32 कहता है कि आप कहाँ जाएंगे। आप, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह आर्टिकल कौन कहता है? 32 कहता है। तो आप जब भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं।
क्लियर, यहाँ इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इस मूल अधिकार को इस अनुच्छेद को पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना और इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 को जो है, इस आर्टिकल 32 का नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो सवाल बन सकता है, क्योंकि आपने तो प्रस्तावना के बारे में सुन रखा है कि किसी ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, किसी ने प्रस्तावना को गहना कहा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा नहीं कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है, इस वाले मूल अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना और कहा कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। क्योंकि यही तो है यहाँ के नागरिकों के मूल अधिकारों को, क्योंकि आपने बाकी के जो आर्टिकल पढ़े ना, वो तो बोल बच्चन थे, वो तो आपको दे दिया। लेकिन अगर ये क्या बताता है कि अगर दे दिया है और गलती हुई है सरकार से, तो व्यक्ति उसका उपचार कहाँ कराएगा, ठीक है ना। उपचार कराने के लिए वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद बचता है। ठीक है, तो आप दो जगह जा सकते हो, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जाओगे। ठीक है, लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है ना, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। मनाही नहीं है अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है। अगर राज्य आपके बिजनेस को बंद करवाता है बिना किसी गलती के, बिना किसी उल्लंघन के, आपके किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है, आपको बिना मजदूरी के काम करवाया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से 226 के तहत जाओ तो हाई कोर्ट चले जाओगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहो तो आप आर्टिकल 32 के तहत तो जा ही सकते हो। हाई कोर्ट तो आपको मना भी कर सकता है कि भाई मत आओ मेरे पास, हम नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात सुननी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 32 स्पेशली किसका नाम लेता है, अनुच्छेद 32 केवल सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये हमें क्या कहता है, ये हमें जो हमारे मूल अधिकार है उनके उल्लंघन की स्थिति में हमें उपचार प्रदान करता है। मतलब सभी मूल अधिकारों का हॉस्पिटल अगर आप कहना चाहो तो कहाँ है, ये आर्टिकल 32 हमारे सभी मूल अधिकारों का हॉस्पिटल है। ठीक है, अब आगे चीज़ देखते हैं। संसद को ये शक्ति है कि ये जो मूल अधिकारों का उपचार है ना, मूल अधिकारों के उपचार के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या है, रिट जारी करेगा। 5 प्रकार की रिटें अभी उनको देखेंगे। तो ये रिट जारी करता है, रिट जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा करता है, क्लियर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लिखो मूल अधिकारों का संरक्षक और गारंटर कहा गया है। अगर आपसे सीधा सवाल कोई पूछ ले कि मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर किसे कहा गया है, तो आप हाई कोर्ट वगैरह ये सब मत पढ़ना, सीधा सीधा वन लाइनर आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि इसे ही आर्टिकल 32 में स्पेशल पावर दिया गया है कि ये मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। हाई कोर्ट भी करेगा, लेकिन मुख्य रूप से किसकी बात हुई है, मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम, जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ठीक है, और ये संसद तय करती है कि दूसरे किसी कोर्ट को भी ये ऐसा पावर दे सकता है। संसद सुप्रीम कोर्ट, इस लाइन को लिखो, संसद सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी, मूल अधिकारों की
रक्षा संबंधी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ठीक है, हमारी संसद को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी दूसरे कोर्ट जो है हमारे देश में उनको मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे सकता है। ठीक है, अगर हमारी संसद ऐसा कानून बना दे कि आपके जो जिला कोर्ट है वहाँ पर भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वहाँ भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन संसद ने ऐसा नहीं कर रखा है। वर्तमान में संसद हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 2 ही कोर्ट को ही जिम्मेदारी देगी, लेकिन वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन 2 को ही ये जिम्मेदारी दी है। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही मूल अधिकारों के संबंध में सुनवाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकारों के संबंध में अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। आपके लोकल जो कोर्ट होते हैं, आपके जिला कोर्ट होते हैं या दूसरे कोई जो प्राधिकरण होते हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। आप कहाँ जा सकते हो? आप केवल और केवल जो है आप कहाँ जा सकते हो? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 ही जगह आपके पास बचती है जहाँ आप जा सकते हो। क्लियर बात? ये हमको समझनी है। तो मूल अधिकारों का हनन होने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट एक तरह से क्या है? मुख्य अथॉरिटी हमारे सामने। 226 के तहत आपको हाई कोर्ट को भी याद रखना है। इसके बाद अगर देखें तो कुछ प्रकार की रिट है जो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो रिट क्षेत्राधिकार हम देखते हैं। देखो, रिट क्षेत्राधिकार, अगला हेडिंग इसी में लगाओ, इसी मूल अधिकार का हिस्सा होगा रिट क्षेत्राधिकार। मतलब रिट क्या होती है? मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। इन्हें न्याय का झरना भी कहा जाता है। एक शब्द काम में कभी कभी ले लेते हैं, न्याय का झरना, लेकिन वो एक उपमा है। सही शब्द रिट ही है, और ये रिट ये वाला रिट है। ठीक है, डब्ल्यू इसमें आता है। क्लियर? तो रिट क्षेत्राधिकार, एक तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, एक हाई कोर्ट को पावर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और किसको पावर है? हाई कोर्ट को पावर है। तो जो है ना, ये मुख्य काम तो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, ये आपको केवल मूल अधिकारों के संबंध में जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन में कर सकता है। उल्लंघन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, वो केवल और केवल मूल अधिकारों के संबंध में है। लेकिन हाई कोर्ट के पास जो पावर है ना, ये मूल अधिकार प्लस अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो क्या है? वो हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के मामले में तो कर ही सकता है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है मूल अधिकार के मामले में, हाई कोर्ट भी कर सकता है, दोनों का बराबर हुआ। लेकिन थोड़ा सा हाई कोर्ट को यहाँ क्या है, हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया। हाई कोर्ट का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। तो आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट का दायरा जो है ना, रिट के संबंध में, रिट क्षेत्राधिकार जो है हाई कोर्ट का कैसा है? ज़्यादा है बजाय सुप्रीम कोर्ट की। ये थोड़ा आप याद रखेंगे, यहाँ से एक सवाल बनता है कई बार। हाई कोर्ट का रिट संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का इससे कम है। क्यों? क्योंकि ये अन्य उद्देश्यों के लिए। अब अन्य उद्देश्य का मतलब क्या है? मूल अधिकार के अलावा भी कई बार आप रिट लगा सकते हो। जैसे अभी मान लो जो
पेपर हुए हैं, एसआई का पेपर हुआ है, अभी रिट का पेपर हुआ है राजस्थान में, तो किसी विद्यार्थी को लगे कि पेपर लीक हो गया है, किसी को लगे कि इसमें ये विसंगति आ गई है, तो होता है कई बार उसके मूल अधिकार डायरेक्टली उसका हनन नहीं होता। लेकिन कोई बिना, जैसे मान लें किसी ने पेपर नहीं दिया, मैंने रीट का पेपर नहीं दिया, लेकिन मैं हाई कोर्ट में जाकर के रीट लगा सकता हूँ कि भाई ये जो रीट का पेपर है ना, इसमें धांधलियाँ हुई है, पेपर लीक हुआ, मैं ऐसे कुछ आरोप लगा सकता हूँ। वो सच है गलत है वो जांच का विषय होता है, लेकिन ऐसा कोई आधार बना करके जाया जा सकता है। क्लियर बात? मतलब ऐसा नहीं कि जिसका मूल अधिकार हनन हुआ वही जाए, दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है, अन्य उद्देश्य भी इसके अंदर आते हैं। तो ये हाई कोर्ट का थोड़ा सा विस्तृत है, सुप्रीम कोर्ट का कम है। कई बार सत्य असत्य वाले सवालों में इधर से पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर बात? अब जो रिट कौन कौन सी है, 5 रिट है। क्लियर? पहली आपको याद रखनी है कि 5 रिटों में पहली रिट कौन सी है, उसे हमको समझना है कि भाई ये क्या है। ठीक है? और ये जो आपका ये जो उल्लंघन होता है ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, कंपलसरी, ये जरूरी आवश्यक रूप से करेगा ये जारी। अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ तो ये आवश्यक रूप से जारी करेगा। हाई कोर्ट तो मना भी कर सकता है, आपको फटकार लगा के भेज भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट को तो सुनना पड़ेगा। 5 रिट हम पढ़ेंगे। 5 रिट में पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश वाला नाम भी याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम याद करो। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। इसका जो हिंदी में अगर आप मीनिंग पूछे तो शरीर को प्रस्तुत किया। शरीर मतलब उस बॉडी को, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए। जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया ना, उसको प्रस्तुत किया जाए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। रिट का मतलब होता है याचिका, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। ठीक है? ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय जारी करता है जिसको हिरासत में रखा गया। हिरासत में रखे गए व्यक्ति के संबंध में जारी होता है। हिरासत में रखे गए व्यक्ति के संबंध में जारी होता है। तो कब हेबियस कॉर्पस कब जारी होती है? जब किसी को गिरफ्तार कर लेते। तो आपके मूल अधिकार का हनन हुआ ना, आप कहीं जा नहीं सकते, है ना, गलती से कर लिया तो आपकी समता का, आपकी राइट टू लाइफ का, सारे मूल अधिकार आपके अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके समय कौन सी रिट जारी करेगा कोर्ट? अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसका नाम है। शरीर को प्रस्तुत किया जाए, इसका मतलब होता है हिरासत में रखे गए व्यक्ति के संबंध में जारी की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो वो अपील करेगा, अगर वो सच्चा है, सही है, उसने गलती नहीं की है, तो वो अपनी बात को कहाँ ले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसके संबंध में एक रिट जारी करेगा। उस रिट का नाम क्या होगा? उस रिट का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस व्यक्ति को ले आ जाएगा। यदि मामला अवैध है, यदि मामला अवैध है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अवैध है तो कोर्ट व्यक्ति को फ्री कर देगा, तो कोर्ट व्यक्ति को मुक्त कर देगा। और अगर मामला सही है, उस व्यक्ति ने वास्तव में गलती की, अपराधी तो सारे ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने गलती नहीं की, लेकिन उसे अगर उसने गलती नहीं की है तो छोड़ देगा, की है तो वापस उसको जेल में पहुंचा देगा। ठीक है? तो ये कुल मिलाकर जो रिट है ना, ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। ठीक है ना, ये अधिकार है ना। तो इस तरह की जो रिट है ना, इस तरह की रिट जो है, रिट व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने से बचाती है, जबरन हिरासत में रखने से बचाती है। तो जब भी गिरफ्तार हो आप, कभी आपको पुलिस उठा के ले जाए, तो इस वाली रिट का प्रयोग होगा, जबरन हिरासत में रखने से बचाती है। अब मान लो आपको सही गिरफ्तार किया है, आपने वास्तव में किसी का मर्डर कर दिया है, तब तो आपको गिरफ्तार करेंगे ना। उस समय फिर आप हेबियस कॉर्पस ढूंढते नहीं फिरोगे। ठीक है ना?
तब आप इसको लेके नहीं आओगे। अगर मान लो आपने वास्तव में गलती की है या कोर्ट ने खुद ने कहा कि भाई उसको पकड़ के लाओ, होता है ना कभी कभी कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारी होती है, तब आप नहीं कर सकते। कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय ने कहा कि उसको गिरफ्तार करके लाओ, या फिर जिस कोर्ट में आप गए हो मामला उस कोर्ट के क्षेत्र का है ही नहीं। आप राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर कहो कोई जो पंजाब में किसी व्यक्ति ने गलती करी है, पंजाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, पंजाब का वही रहने वाला है, पंजाब की जेल में उसको रखा गया, आप राजस्थान में आकर कहो कि उसको छुड़ाओ, तो नहीं कर सकते, मतलब आपके न्यायालय से बाहर होगा तब। ठीक है, तो लिख लो अपवाद, यानी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण कब कब काम में नहीं आएगी, जब हिरासत कानून सम्मत हो, मतलब कानून की के तहत उसको पुलिस ने वास्तव में सही गिरफ्तार किया है। ठीक है, या न्यायालय की अवमानना करी हो, विधानमंडल की अवमानना करी हो, न्यायालय की अवमानना या विधानमंडल की अवमानना की हो, न्यायालय द्वारा हिरासत हो, न्यायालय ने खुद ने कहा है कि भाई इसको पकड़ के लाओ, तो फिर उसको कैसे कर सकते हो, या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। ये 5 ऐसे अपवाद है जहां आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात नहीं करोगे। लेकिन सामान्य कारणों में अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की ही नहीं है और तो आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। ये कौन से मूल अधिकार में आपको ले जा रहा है, ये जो मूल अधिकार आपने 20 पढ़ा था ना, उसमें आपको समझ में आ रहा है। क्लियर बात। आगे चलते हैं, अगली रिट की ओर देखते हैं। परमादेश 2 नंबर रिट कौन सी है, परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। इसको पहले तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, मैंडेमस नाम है इसका, मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस जो है इसका मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ये सवाल भी पूछ लेंगे कई बार, अर्थ और इधर रिट का नाम लिखा होगा उधर अर्थ लिखा होगा, मिलान करने के सवाल आएंगे। एक एक शब्द जो मैं लिखा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, इस बात को नोट कर लीजिए। एक एक शब्द जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ सारे के एग्जाम का एंगल उनमें बनता है। हम आदेश देते हैं, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, उसका किसका अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में हम आदेश देते हैं, ये कहाँ अर्थ आ रहा है, परमादेश के मामले में अर्थ आ रहा है। ठीक है, कोर्ट द्वारा, क्या इसका कब यूज होता है, कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारी है ना उनको जारी किया जाता है, कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जाता है, उनके कार्यों और उन्हें नकारने के संबंध में पूछा जाता है। भाई आपका किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हुआ तो वो सीधी सी बात है आपके मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं ना, आपको विधि के समक्ष नहीं रख रहे हैं, आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उस जिस डिपार्टमेंट ने आपके साथ भेदभाव किया है तो वो उसके खिलाफ आदेश जारी होगा, तो वो परमादेश कहलाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। क्लियर। तो ये सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, इन सब के खिलाफ जारी होता है। ठीक है, किसके खिलाफ होता है, देखो सार्वजनिक निगम हो जाते हैं जो अधिक कार्यालय होते हैं, सार्वजनिक निगम इनके खिलाफ जारी हो सकता है। ठीक है, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, छोटे कोर्ट है, ये भी अगर कोई गलती करते हैं तो इनके खिलाफ भी जारी होता है। ठीक है, किसी प्राधिकरण के खिलाफ जारी हो जाता है, किसी प्राधिकरण के खिलाफ कोई आयोग बना हुआ है, ठीक है, कोई निगम है, कोई इकाई है, और सरकार के खिलाफ तो होता ही है, इनके खिलाफ ये जारी होता है। क्या है, मैंडेमस इसका नाम है। क्या नाम है इसका, मैंडेमस इसका नाम है। परमादेश हिंदी में इसे कहेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए, कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों और उन्हें नकारने के संबंध में जो पूछे जाने को लेकर जो आदेश जारी होता है उसे हम परमादेश कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होगा। अपवाद क्या, लिख लो इसका, अपवाद में लिखा नहीं रहा, बोल रहा हूँ, है ना, लिखेंगे तो बहुत इसमें टाइम लगेगा। परमादेश किन के खिलाफ जारी नहीं होता, परमादेश किन के खिलाफ जारी नहीं होता, नंबर 1 निजी व्यक्तियों या निजी इकाई के खिलाफ जारी नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है उनके खिलाफ जारी नहीं होता।
निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होगा। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है उनके खिलाफ जारी नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी क्षमता में कार्य कर रहे होते हैं। क्लियर। यहाँ हमको ये याद करने की परमादेश इनके खिलाफ जारी नहीं होता। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, अगली रिट की ओर चलते हैं। प्रतिषेध। अगला कौन सा रिट है? प्रतिषेध रिट हमको याद करना है। प्रतिषेध रिट इसका मतलब प्रोहिबिशन होता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। प्रोहिबिशन नाम याद रखेंगे। इसका मतलब होता है मना करना या रोकना। इसका मतलब क्या होता है भाई? नाम सीधा प्रतिषेध, मना करना या रोकना। ठीक है। ये उच्च न्यायालय है ना, मतलब हायर कोर्ट जो होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वो अधीनस्थ न्यायालयों को या उन जो कोर्ट वगैरह जो अधिकरण बने हुए हैं उनको अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी होता है। एससी या हाई कोर्ट द्वारा भाई 5 रिट है ना, या तो हाई कोर्ट जारी करेगा या सुप्रीम, दोनों ही जारी कर सकते हैं ना। 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत बात नहीं, बात डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से, यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आता है, ध्यान रखना, अच्छे से करना इन चीज़ों को। पूरी तरह समझ में नहीं आई ना, फिर भी हल्का हल्का तो इनको देख करके जाना कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। अपने न्याय क्षेत्र से उच्चतर न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया, करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। क्लियर बात। तो ये आपको याद हुआ, प्रतिषेध इसका मतलब होता है। तो यहाँ आपने क्या बात समझी? यहाँ कोई दूसरी सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध जारी नहीं होगा, ये केवल और केवल या तो जो न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी होता है। प्रशासनिक निकाय अधिकरणों के खिलाफ, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं होगा। यानी बात समझे, ये केवल और केवल जो है केवल अधीनस्थ न्यायालयों न्यायिक व अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी होगा। केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों को ही जारी, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं। बात समझ में आई आपके? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्रतिषेध वाला जो आदेश है, प्रतिषेध वाला जो रिट है, ये निजी व्यक्ति को तो वैसे भी नहीं होगा, एक किसी सार्वजनिक इकाई को भी नहीं होगा। जैसे परमादेश में हम देख रहे थे कि सार्वजनिक इकाई को हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिषेध केवल और केवल क्या है? छोटे कोर्ट को जारी होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। केवल और केवल छोटे कोर्ट को जारी होगा। कौन सा? प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन का जो पार्ट है, प्रोहिबिशन नाम से जो रिट है, वो केवल और केवल छोटे कोर्ट जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को या छोटे अर्धन्यायिक निकाय जो है, अधिकरण होते हैं, उन्हें ही जारी होगा। इसके अलावा किसी दूसरे निकाय को, ठीक है, आपका जो म्यूनसिपैलिटी है, आपके जो गवर्नमेंट के सरकारी कार्यालय हैं, उनको ये प्रतिषेध वाला तो बिल्कुल ही जारी नहीं होगा। इस बात को याद रखिए।
अगली रीट की ओर चलते हैं, उत्प्रेषण। नाम क्या है? उत्प्रेषण। नाम क्या है? उत्प्रेषण। क्या मतलब होता है इसका? प्रमाणित होना। प्रमाणित होना, या दूसरा मतलब क्या होगा? सूचना देना। ठीक है, तो उत्प्रेषण आपसे क्या कहता है? ये इसका मतलब जो है ये कहना चाहता है कि और जानकारी मांगता है। ठीक है, और जानकारी प्राप्त करना। इसका इंग्लिश नेम है सरश्यूरी। क्या नाम है इसका? इसका इंग्लिश नेम क्या है? सरश्यूरी इसे बोलते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे उत्प्रेषण। इसका मतलब क्या होता है? प्रमाणित होना, सूचना देना, या और सूचना मांगना, या और जानकारी मांगना। और जानकारी मांगना। किससे मांगेगा सर? ये किसी से भी मांग सकता है। पहले पहले तो इसका मतलब यही समझा जाता था कि ये केवल और केवल छोटे कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे मांगता है, लेकिन फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकरण जो है उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को एक जो लंबित मामले होते हैं उनके बीच, उन मामलों के स्थानांतरण को, ठीक है, उनके उन मामलों के संबंध में ये जो जारी किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों को, लिखिए इसमें, अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के संबंध में, लंबित मामलों के स्थानांतरण के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में जारी किया जाता है। किया जाता है। क्लियर बात? मतलब लोअर कोर्ट से पूछता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि आपने किसी मामले में आपके पास पावर थी या नहीं थी, आपने कैसे उसको डील किया, तो कहीं गलती की है कि नहीं की है, तो उसको चेक करने के, उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए ये जारी किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रतिषेध से इसका अंतर है। वहाँ काम करने से पहले रोकता है, यहाँ काम होने के दौरान ये कुछ उनसे सवाल जवाब करता है, ऐसा इसका मतलब है। तो सरश्यूरी हमको याद करना है। सरश्यूरी भी अब जो है प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए केवल जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन प्रतिषेध में लिखा हुआ है केवल और केवल किसके खिलाफ? न्यायिक अधिकरण होना चाहिए, न्यायिक छोटे न्यायालय होने चाहिए, और वो न्यायिक हो चाहे अर्धन्यायिक हो, दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। क्लियर? अगली जो रिट है वो उसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इस रिट का नाम है। इसका इंग्लिश वर्जन होगा क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या नाम होगा अंग्रेजी में इसका? क्यो वारंटो इसका इंग्लिश में नाम होगा। तो ये पूछ सकता है किस वारंट से, किस वारंट के द्वारा, इसका मतलब होता है किस वारंट के द्वारा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पूछेगा प्राधिकृत या वारंट द्वारा, प्राधिकृत या वारंट द्वारा। क्या मतलब हुआ सर बात का? इसे कोर्ट जारी करता है ना किसी व्यक्ति द्वारा, जो अगर किसी मान लो सार्वजनिक कार्य में कोई दावा आपने किया है तो उसकी जांच के लिए ये जारी करता है। इसके द्वारा कोर्ट पूछता है कि जो आपने पब्लिक ऑफिस में कोई व्यक्ति पद ग्रहण किया हुआ है तो वो किस योग्यता से उसने हासिल किया। ऐसे कई ऑफिस होते हैं कि जिसमें नियुक्तियां गलत हो जाती हैं, तो किसी और दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो व्यक्ति उसकी इस रिट के द्वारा पूछता है कि जो फलां व्यक्ति उस ऑफिस में एंटर किया है तो उसको ऐसी क्या योग्यता है, किस योग्यता के दम पर वो किया बैठा है, किस वारंट के द्वारा, ऐसी किस योग्यता से वो उस पर बैठा है। तो ये सवाल पूछने का काम कौन करता है? रिट के द्वारा कोर्ट करता है। तो यहाँ ये हम इसमें लिखेंगे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का, लिखिए आप इसमें, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के
सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। मुझे लग रहा है कि किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति जो है मेरी जगह, मेरा अधिकार है, मैं उसमें योग्य हो सकता था, वो व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी उसमें बैठा है, तो ये मैं कोर्ट जा कर के ऐसा पूछा सकता हूँ, तो उसका है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, किसी लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से रोकता है। यानी कहने का मतलब ये जो अधिकार परीक्षा है ना, अधिकार परीक्षा जो है, इसमें आगे और लिखिए, अधिकार परीक्षा किसी लोक कार्यालय में अधिकार परीक्षा किसी लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। ठीक है, अवैध अधिकार ग्रहण को रोकता है, मतलब किसी पद पर अयोग्य व्यक्ति ना बैठ जाए, बिना योग्यता का व्यक्ति ना बैठे, ये उनके खिलाफ जारी, तो जिस ऑफिस में ये हुआ है, गलती हुई है, उस ऑफिस के खिलाफ ये जारी करते हैं। ठीक है, लेकिन वो संवैधानिक होनी चाहिए ना, वो ऐसे होना चाहिए। इस रिट को मतलब सार्वजनिक कार्यों के मामले में हम तब जारी कर सकते हैं जब वो संवैधानिक हो। तब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आप इस पब्लिक ऑफिस में किस अथॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारी रिट के प्रकार हुए। ठीक है, इसके बाद हम बात अगर करें कि ये तो हमारे रिट के प्रकार पूरे हो गए, ये 5 प्रकार की रिटें हमने करी, इसको आप ज़रूर रिपीट करिएगा। इसके बाद देखें तो कुछ अन्य बातें, ठीक है, कुछ अन्य बातें हम मूल अधिकारों के संबंध में याद रखेंगे, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ आपको ये समझनी है कि मूल अधिकार जो है ना, कुछ मूल अधिकार तो व्यक्ति के लिए हैं, कुछ मूल अधिकार किसके लिए हैं, दोनों के लिए हैं। कुछ मूल अधिकार तो व्यक्ति के लिए हैं और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशी व्यक्तियों के लिए भी हैं। ठीक है, तो याद जो पहली बात रखनी है, कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। नहीं, हाँ, ये हो सकता है, कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। या आप इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करो, सभी मूल अधिकार भारत के नागरिकों के लिए तो है ही, साथ ही लैंग्वेज लिख लो इस तरह से, साथ ही कुछ मूल अधिकार विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। और यहाँ इस व्यक्ति में वो जो कंपनी होती है ना, उसको ही मान लेना, के लिए भी उपलब्ध है। फटाफट इसको ख़त्म करो लिख के, हल्का सा लास्ट में याद रखना है हमको, कुछ मूल अधिकार हमें नागरिकों के लिए उपलब्ध है, कुछ मूल अधिकार विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। इस बात को आप अच्छे से याद करो। ठीक है, तो भाई सारे के सारे भारतीयों के लिए हैं, क्लियर। कुछ मूल अधिकार है जो विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है, भारतीयों के लिए तो सारे ही हैं। ठीक है, अब मैं जो विदेशी व्यक्तियों वाले मूल अधिकार आपको लिखा रहा हूँ ना, उनको याद करना, वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों के लिए, जैसे आर्टिकल 14 है। अब 14 क्या है ये आप दोबारा खुद पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 है, 20 भारतीयों के लिए तो है ही, भारतीयों के लिए तो सारे ही हैं, नो डाउट, हमारे लिए बनाए गए हैं, तो हमारे लिए तो सारे ही है। लेकिन कुछ एक जो है हमारे साथ साथ
विदेशी व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उन मूल अधिकारों में आप ये नहीं कहोगे कि भारतीय नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ आप क्या कहोगे, व्यक्ति शब्द काम में लोगे, वहाँ नागरिक शब्द काम में नहीं लोगे। जैसे मूल अधिकार 14 है, समता का अधिकार है, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। तो ये यहाँ पर केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं, ये सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 है ना, 15 और 16 में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश, हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। वहाँ नागरिक शब्द काम में लेना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। तो विदेशी व्यक्तियों के लिए भी कौन कौन से उपलब्ध है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 याद रखेंगे, आर्टिकल 21 याद रखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 22 याद रखेंगे, आर्टिकल 23 याद जरूर रखेंगे जो विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है, आर्टिकल 24 भी हमको याद करना है क्योंकि जो मानवता वाले हैं, जो भाई कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। 23 क्या बोलता है, किसी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, व्यक्तियों को खरीदना बेचना, लड़कियों को बेचना, ये गलत है, चाहे वो कहीं का भी हो, भारत का हो चाहे दूसरे देश का हो, गलत ही है। 24 किसी बच्चे से फ्री में काम करवाना, बच्चे से कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम कराना, अब ये कहीं किसी भी देश का बच्चा हो, गलत ही गलत है। तो मानवीय आधार पर जो मूल अधिकार बने हुए हैं ना, वो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, कि भारत में आ गया घूमने तो उसको ये अधिकार मिल गया। जो यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं ना, उन सबको ये अधिकार मिले हुए होते हैं। आर्टिकल 25, किसी भी देश का व्यक्ति यहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ धार्मिक संस्था बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है। 27 भी आपको याद करना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता वाले अधिकार जो है वो यहाँ पर आपको याद इसमें करना है, क्लियर। और 28-20 में याद करना है। तो ये अधिकार देखो, समता का अधिकार, आर्टिकल 20 जो आप गिरफ्तारी वाला अधिकार था ना, वो याद करना है, क्लियर। 21 हमको याद किया, राइट टू लाइफ सभी को मिला हुआ है, चाहे भारत में जिसने एंट्री कर ली उस व्यक्ति को मिल गया। आर्टिकल 22 हमको याद करना है। 23 शोषण के विरुद्ध, 24 जो बच्चों से काम कराते हैं बाल श्रम विरुद्ध, 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। हमारे देश ने कितना बड़ा दिल रखा है, किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आकर के अपने धर्म का, अपने पंथ का, अपनी विचारधारा का प्रचार कर सकता है। वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। किसी भी देश के धर्म का व्यक्ति यहाँ आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपनी संस्था बना सकता है, क्लियर। यहाँ ध्यान रखना, शत्रु देशों को नहीं मिले हैं वो विदेशी व्यक्ति, ऐसे हो ना जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान के व्यक्ति यहाँ आकर अपने चीज़ों को यहाँ एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरे ऐसे देश जो फ्रेंडली हमसे, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, कनाडा हुआ, बाकी सारे देश। तो ये वाले मूल अधिकार आप याद रखेंगे। ये नागरिकों के तो है ही, नागरिकों के तो अब इसमें ये मत सोचना कि आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, नहीं, ये आर्टिकल भारत वालों को तो है ही। भारत वालों के साथ साथ इनका जो है, इन आर्टिकल को हम कह सकते हैं कि ये भारत वालों के साथ साथ किसे प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को भी ये वाले आर्टिकल प्राप्त है, ऐसा आप कह सकते हैं। भारत के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी ये आर्टिकल प्राप्त है, ऐसा आप कह सकते हो। ये हमको याद करना। अब अगर आपसे ये पूछना है कि ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो फिर जो बाकी बचे हैं वो लिख लो। जैसे 15 हो गया, 16 हो गया। तो अगर आपने ऐड करना चाहे ना भाई, केवल भारतीयों के मूल अधिकार, इसको उल्टा बना लो। तो क्या छोड़ा हमने, 15, 16, ठीक है, हमने 17 भी छोड़ा था, ठीक है, 15, 16, 17 हमने छोड़ा। फिर हमने देखा 18, 19, 20 वहाँ लिख लिया हमने, 21 वहाँ लिख लिया, 22 लिख लिया, 23, 24 सारे लिख लिए। फिर 29 और 30, क्लियर। वहाँ पीछे आप चाहो तो उसमें 32 भी लगा लो, क्योंकि 32 तो फिर जाने का अधिकार है ना इनका, 32 के बिना तो इनका परिवर्तन कैसे होगा। तो 32 भी सभी को मिला हुआ है, क्लियर बात। तो ये वाले मूल अधिकार जो है ना, ये केवल और केवल, ध्यान रखना, केवल और केवल भारतीयों के लिए। इसका मतलब ये विदेशियों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए सारे ही हैं, लेकिन ये वाले केवल और केवल भारतीयों के हैं। इनको थोड़ा सा आप डिटेल में याद जरूर रखिएगा, क्लियर बात। चलो, मूल अधिकार जो है ना, मूल अधिकार स्थायी नहीं, इस बात को याद रखो। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकारों में
संसद कटौती कर सकती है, संसद कटौती कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगी, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगी। ये सब बातें हम कल करेंगे, अभी तो मैं लास्ट में ऐसे ही इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। संसद जो है इसमें हमारे मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। भाई कटौती कर सकती है तभी तो संपत्ति के अधिकार को हटाया ना, दिमाग लगाना, कभी ध्यान रखना। कटौती कर सकती है तभी तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कोई कहे कि मूल अधिकारों में संसद कोई कटौती नहीं कर सकती, वो फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है। कर सकती है। कुछ बातें और बची हैं जिनको हम कल पूरा करेंगे और कल साथ में मूल अधिकारों से पूछे गए पुराने पेपर्स के सवाल भी देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।